गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। मैं मुकेश तुंगारिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जो अपना आज लेक्चर नंबर 3 है, आवेशों के अंदर यानी जो चालक होते हैं, चालकों के अंदर जो आवेशों की जो परिकल्पना होती है वो कैसे होती है, वो चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस वेग से फ्लो होते हैं, उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने स्टडी किया था कि धारा घनत्व के बारे में। ठीक है, धारा घनत्व यानी जब कोई भी एरिया बहुत ही छोटा हो जाता है तो उस छोटे एरिया से आवेशों के प्रवाह की मात्रा को ज्ञात करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, विद्युत धारा की जगह अपन धारा घनत्व वाली टर्म को यूज़ करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज अपना जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, चालकों में आवेश का प्रवाह। हेडिंग लगा दीजिएगा आप, चालकों में आवेश का प्रवाह में यानी फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर। इंग्लिश में अपन कहेंगे फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर। फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर का मीनिंग क्या हो गया, कंडक्टर यानी जो चालक होते हैं। चालक किससे कहते हैं, चालक क्या होता है, चालक वह होता है ऐसा पदार्थ जिसे अपन चालक कहेंगे, यानी किसी पदार्थ में से चालक वह पदार्थ हैं या किसी पदार्थ में से विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो आसानी से हो जाए। अगर ये मार्कर हैं, अगर ये मार्कर क्या है, कंडक्टर हैं, चालक हैं, तो इसके अंदर से जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करूँगा, विद्युत धारा का फ्लो करवाऊँगा, तो वो क्या होगा, इस पॉइंट से ईजिली थ्रू आउट हो जाएगा। जैसे अपना जो फ़ैन का जो प्लग होता है, प्लग जैसे ही मैंने ऑन किया, इलेक्ट्रिक करंट पंखे के अंदर गई, फ़ैन के अंदर गई, और फ़ैन के अंदर जाके उसने क्या कर दिया, आउटपुट दे दिया किसको, मोटर को, इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है। और मोटर को आउटपुट देने से क्या हो गया, फ़ैन रोटेट होना स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। ऐसे पदार्थ जिसके अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, चालक। तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख रहा हूँ, चालक यानी चालक किसे कहेंगे, ऐसे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर ये डेफिनेशन हो गई। उसे अपन क्या कहेंगे, उसे चालक यानी कंडक्टर कहते हैं, चालक कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिसके अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं कुचालक। कुचालक का मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें से धारा का प्रवाह नहीं होता है। ध्यान रखना, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, बिल्कुल भी करंट नहीं पास आउट होगा, तो उसे कुचालक या इसका एक और नाम है अचालक, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर का मतलब क्या हो गया, ऐसा पदार्थ जिसके अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। जैसे लकड़ी, लकड़ी में से क्या होता है, एग्जाम्पल लिखना चाहो तो यहाँ पे आप, कंडक्टर कौन कौन होता है, आयरन, लोहा है ना, लोहे की छड़, लोहे की छड़ क्या हो गई, कंडक्टर हो गई। पानी, पानी के अंदर से जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करोगे तो वो क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। ठीक है ना, वाटरफॉल, पानी, वाटरफॉल यानी पानी जैसे झरने के ऊपर, झरने से जैसे पानी वो इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर गिरता है तो वहाँ से क्या होती है, वो इलेक्ट्रिक करंट को डेवलप करता है। दैट मीन्स ये भी क्या हो गया, पानी भी क्या है, एक कंडक्टर है, इंसुलेटर नहीं है। ठीक है ना। और यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें कुचालकों में तो क्या हो गया, लकड़ी का गत्ता या लकड़ी। ध्यान रखना, गीली लकड़ी जो होती है वो कंडक्टर के फॉर्म जैसे बिहेव करेगी। गीली लकड़ी कंडक्टर है, गीली लकड़ी कंडक्टर होगी, लेकिन जो सूखी लकड़ी होगी वो क्या होगी, कुचालक होगी, इंसुलेटर होगी। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पे बहुत सारी जो प्लास्टिक हो गया, तो प्लास्टिक भी क्या है, इंसुलेटर है आपके पास। तो ये भी प्लास्टिक भी क्या है, इंसुलेटर हो गया। एक और आता है, फर्स्ट आपने कंडक्टर को स्टडी किया, सेकंड आपने कुचालक को स्टडी किया। तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन भी है जो
कुछ सीमित, कुछ सीमा, कुछ लिमिट तक तो क्या हो जाएं, कंडक्टर के जैसे बिहेव करें, और कुछ क्या हो जाएं, इंसुलेटर के जैसे बिहेव करें। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। वो कौन सी हैं? वो हैं अर्धचालक। ना तो चालक है ना ही कुचालक है, अर्धचालक है। तो तीसरी आपके पास जो डिवाइस, जो ये टाइप्स हो गया, वो कौन सा हो गया? अर्धचालक हो गया। अर्धचालक, अर्धचालक को अपन इंग्लिश में कहेंगे सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर यानी ऐसे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह कुछ सीमा तक होता है और उसके बाद धारा का प्रवाह रुक जाता है। ऐसे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह कुछ सीमा तक होता है, कुछ सीमा या क्षेत्र तक होता है, और बाद में धारा प्रवाह रुक जाता है, तो ऐसे पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धचालक। और इसका एक जो एग्जाम्पल है वो है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये धातु क्या है? अर्धचालक हैं। ठीक है ना। तो ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो ये अर्धचालक हो गया। लकड़ी, प्लास्टिक, कुचालक यानी इंसुलेटर हो गया, और चालक यानी लोहे की छड़ या गीली लकड़ी, तो ये क्या हो गया? कंडक्टर, जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन, विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए। इसका मतलब क्या हो जाए? इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो हो जाए। इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है तो इंसुलेटर, और कुछ लिमिट तक होता है, उसके बाद रुक जाता है, तो वो क्या होता है? सपोज एक मैंने यहाँ डायग्राम बनाया, तो इसके अंदर से यहाँ एक कोई छड़ बना दी, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन पूरा पास आउट हो जाए तब तो कंडक्टर, और पूरा अगर यहाँ से एंटर भी नहीं हो तो इंसुलेटर, और कुछ लिमिट तक एंटर होने के बाद यहाँ आके रुक जाता है, तो वो क्या होगा? सेमी कंडक्टर होगा। क्लियर है यहाँ तक? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, रफ कर रहा हूँ मैं। अब अपन बात करेंगे जो अपना मेन टॉपिक है। ये तो मैंने चालकों के बारे में बताया था, अभी जो बताया आपको। अब है अपना चालकों में आवेश का प्रवाह। तो वैसे आपको पता है चालक का डेफिनेशन अभी मैंने बता दिया, यानी चालकों में आवेश प्रवाह किस तरीके से होता है। तो आवेश प्रवाह यानी प्रत्येक चालक में क्या होते हैं? बहुत संख्या में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालकों में बृहद या बहुत संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अब चालक हैं तो चालक के अंदर इलेक्ट्रिक करंट होता है, तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अपनी गति को लगातार रखते हैं। तो प्रत्येक चालकों के अंदर बहुत संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? यादृच्छिक या अनियमित प्रकार की गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन चालक में अनियमित, अब अनियमित क्यों कहा मैंने? अनियमित रूप से गति करते हैं। अभी बताऊंगा जैसे अनियमित क्यों कहा। अब अनियमित इसलिए कहा जैसे कोई एक फर्स्ट पोजीशन है जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर बहुत सारी संख्या के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या करेगा? दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? टक्कर लगाएगा, इम्पैक्ट होगा, इनके बीच में कॉलिजन होगा। और ये कॉलिजन होगा तो यहाँ से जब वो इलेक्ट्रॉन इसको टक्कर लगाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होती है? गति तो होती है,
ठीक है, और वो गति होगा तो यानी उसके अंदर जो गति होगी वो क्या होगी, इस इलेक्ट्रॉन की गति इस दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, टक्कर लगाएगी, और टक्कर लगाने से इस इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन, जो ये वाली डायरेक्शन थी वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, अंदर गति करने लगे, हमें गति करना चाहिए था लेकिन वो ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन गति करके दूसरी दिशा में चला जाएगा, और यहाँ पे फिर एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो वहाँ से वो गति करके और दूसरी दिशा में चला जाएगा, फिर एक वो दूसरी दिशा में गति चला जाएगा। तो ऐसे कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते थे, यहाँ गति करते रहते हैं, एक दूसरे को काटते रहते हैं, उनके माध्य जो ओरिजिनल पाथ होगा यानी दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो ये पाथ बनेगा बस वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो बार बार चेंज होती रहेगी। तो ये ध्यान रखना, इसीलिए मैंने यहाँ पे अनियमित डिसकंटिन्यूअस वर्ड को यूज़ किया है। तो प्रत्येक चालकों के अंदर बहुत सारी संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चालक में अनियमित रूप से गति करते हैं, और जनरली अपन कहें तो कमरे के ताप पर ये गति करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो कमरे के ताप पर ये गति करते हैं, तो इनकी कोई वेलोसिटी तो होगी, ठीक है, स्पीड तो होगी, विदाउट स्पीड तो ये गति कर नहीं सकते। तो स्पीड क्या होगी, तो कमरे के ताप पर, नॉर्मली रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मैं, विदाउट अप्लाइंग एनी टाइप्स ऑफ सोर्स, ठीक है, तो यहाँ कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉन की गति लगभग 10⁶ मीटर होती हैं, 10⁶ मीटर प्रति सेकंड होती हैं, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो आप देखो 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब एक सेकंड में वो 10⁶ मीटर की दूरी तय करती है। 1 सेकंड के अंदर कितनी दूरी तय करती है, 10⁶ और अगर मैं 1 सेकंड के अंदर, ये तो है मीटर में, और इसको कहूँगी किलोमीटर में कितनी होगी, तो इसको क्या करोगे, 10⁶ मीटर है, इसको किलोमीटर में डिवाइड करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 10⁻³ किलोमीटर, ठीक है। तो एक सेकंड के अंदर 10⁻³ किलोमीटर यानी कितना हो गया 1000, ठीक है। तो एक सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आते वक्त 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गति करता है। देखो आप कितनी बड़ी ये जो फिगर जो अपने पास आया है, यहाँ एक सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो 1000 किलोमीटर है। जनरली बाइक की जो स्पीड होती है वो भी बहुत कितनी छोटी सी होती है। तो आप देखो कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉन, इसलिए तो कहा कि कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन की कोलिजन देखो आप, ये सारा स्टडी कहाँ हो रहा है, माइक्रो लेवल पे हो रहा है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि आप जो फिजिक्स पढ़ रहे हो वो माइक्रो लेवल के ऊपर पढ़ रहे हो, ठीक है, माइक्रो लेवल की फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, इससे ज़्यादा डीपली आपको नहीं है। तो यहाँ आप या माइक्रो लेवल यानी 10⁻, यहाँ 3 हो गया, किलो लेवल ये हो गया, यानी किलो लेवल पे हो गया, यानी किलोमीटर की फॉर्म में हो गया। 10⁻³ का मतलब किलो होता है, तो यहाँ 10⁻³ यानी 1000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के क्या करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये चालकों के अंदर आवेश प्रवाह को मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गति करेगा, फिर वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, फिर वापस दूसरे से, तो ऐसे वो एक फिक्स पाथ के अंदर गति करता है। तो यहाँ जो ये पाथ के अंदर गति करता है, उस पाथ को क्या कहते हैं, उस पाथ को कहते हैं मुक्त पथ, फ्री पाथ। एक नया डेफिनेशन आया आपके पास, फ्री पाथ यानी मुक्त पथ। मुक्त पथ क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, कॉलिजन करता है, टकराता है, टकराने से क्या होता है, वह अपनी ऊर्जा का क्या करेगा, ह्रास कर देगा, ठीक है। तो दो क्रमागत टकरों के मध्य जब कोई दो क्रमागत टकरों के मध्य ये कण क्या करते हैं, एक सरल रेखा के अंदर गति कर रहे हैं, आपको दिख रहा है ना, ये अपनी डायरेक्शन से डाइवर्ट जरूर हो जाते हैं, लेकिन जिस भी दिशा में डाइवर्ट होंगे वो क्या करेंगे, एक सरल रेखा, एक लीनियर पाथ को चूज करेंगे। तो दो क्रमागत फ्री पाथ की डेफिनेशन क्या होगी, दो क्रमागत टकरों के मध्य इलेक्ट्रॉन एक सरल रेखा में गति करते हैं। तो उस सरल रेखीय पथ को
मुक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त पथ कहते हैं। तो ये फ्री पाथ की डेफिनेशन हो गई, फ्री पाथ, ठीक है ना। फ्री पाथ यानी मुक्त पथ हो गया। दो क्रमागत टक्कर, ये और ये, फर्स्ट सेकंड, कहीं भी मान सकते हो, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या हो गया? दो क्रमागत टक्कर हो गई। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में ये क्रमागत टक्कर हुई, तो इनके अंदर जो ये लीनियर पाथ, एक रेखीय पथ जो बना है, इस पथ को क्या कहते हैं? मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को आप प्लॉट कर दीजिएगा। प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। ठीक है, नोट करो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो आगे अपन मैं इसको मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा अपना, अगला है अपवाह वेग। अपवाह वेग, अपवाह वेग ये अपना नया पॉइंट है। उसके अंदर डायग्राम अपन यही यूज़ करेंगे। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अपवाह वेग का मतलब क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है अपवाह वेग? अभी बताएंगे इसकी डेफिनेशन, लेकिन पहले अपन इसको डेरिवेशन करेंगे। फिर डेरिवेशन का जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट अपने को इसकी डेफिनेशन देगा। एक्चुअल में होता क्या है, कोई भी कंडक्टर, ये अपने स्टडी कर लिया, इसी डायग्राम को मैंने मिटाया नहीं क्योंकि ये इसी में भी वापस यूज आएगा। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे मेरा कोई सेकंड इलेक्ट्रॉन है, ये थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर लाई करते हैं। ये सारा प्रोसेस कहाँ होगा? कंडक्टर के अंदर, चालक में। ठीक है ना। कुचालकों में या सेमीकंडक्टर के अंदर ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, केवल ये कंडक्टर के अंदर होगा। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव करता है, किस वेलोसिटी से गति करता है, तो इलेक्ट्रॉन की जो गति होगी वो क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और उसे क्या कहेंगे? अपवाह वेग कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ अपवाह वेग यानी एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनों की, इन अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की गति, जब एक अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? गति होगी। इन सारी जो स्पीड है, सारी जो गति है, इन सब को जब मैं ऐड कर दूंगा और उनका जब एवरेज निकालूंगा, वो जो एवरेज वैल्यू आएगा, वो एवरेज वैल्यू क्या होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे अपवाह वेग क्या होगा? जब किसी धातु के सिरों पर क्या लगाएं? विभवांतर लगाएं। ठीक है, जब किसी धातु के सिरों पर विभवांतर, तो फर्स्ट मीनिंग अपने पास आ गया, एक नई डेफिनेशन अगेन अपने पास आ गई। क्या आ गई? विभवांतर क्या होता है? तो आप नोट कर लीजिए विभवांतर, साइड में नोट करते जाओ आप, बिल्कुल अपने नोट्स कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर, इसी फॉर्म के अंदर आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, विभवांतर क्या होता है? देखो, विभवांतर का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा? विभव प्लस अंतर, विभव प्लस अंतर। ठीक है, और विभव यानी पोटेंशियल। तो विभव क्या होता है? दो बिंदु होते हैं, दो बिंदु के जो विभव होते हैं उनके बीच के जो अंतर, बीच का जो डिफरेंस है, उनको ही क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो दो विभव, दो बिंदु के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, दो बिंदु के विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। और एक विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का सिंबल क्या होता है? कैपिटल वी होता है। ठीक है, और विभवांतर कैसी राशि है? सदिश है या अदिश? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है ना। और उसके बाद में विभवांतर का यूनिट क्या हो गया? वोल्ट होता है। विभवांतर का यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। आप मेंशन कर दीजिएगा, विभवांतर का यूनिट क्या है? वोल्ट है। एक और आता है विभव, विद्युत विभव क्या होता है?
विद्युत विभव यानी एक जब बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या होगा, विद्युत विभव होगा। अनंत से मान लो ये कोई पोजीशन है अपनी और यहाँ ये इनफाइनाइट है, यहाँ से इस विद्युत क्षेत्र के अंदर अपने को इस यहाँ जो Q स्मॉल चार्ज है, Q क्या है मेरे पास एक स्मॉल चार्ज है, अनंत से विद्युत क्षेत्र, अनंत से आवेश को विद्युत क्षेत्र, ये क्या हो गया, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ से विद्युत अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, W होगा। तो वो क्या होगा, विद्युत विभव होगा। डेफिनेशन लिखिए, विद्युत विभव यानी अनंत से बिंदु आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, आप साथ के साथ लिखते जाइएगा, तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक, आप इनके इंग्लिश के मीनिंग भी लिखते चलिएगा। विभवांतर यानी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इंग्लिश के मीनिंग आप लिख लीजिए साथ के साथ, ताकि अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ ये टर्मिनोलॉजी काम आएगी, वहाँ वो पर्टिकुलर इंग्लिश मीडियम के अंदर ही मिलेगा। तो यहाँ से मैं आपको फिजिक्स के बहुत सारे वर्ड अभी से इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आए कि अफवाह वेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जनरली आप जैसे ही फ्लो होगा आपकी बोलने का, तो वो ऑटोमेटिकली अपने को क्या हो जाएगा, अच्छे से याद आ जाएगा, रिमेंबर हो जाएगा, और अपन उस प्रॉब्लम को आसानी से क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये डेफिनेशन हो गई विद्युत विभव की। और इसका जो यूनिट होता है, यूनिट क्या होता है, विद्युत विभव V हो गया, इसका सिंबल हो गया। और वोल्टेज, विद्युत विभव से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, देखो यहाँ पे कार्य यानी W, और किसको लेके आए, आवेश को, तो W/Q, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया कि V = W/Q। ये आपके पास क्या हो गया, विद्युत विभव हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हो गया। और इसका मात्रक भी क्या होता है, वर्क का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, आवेश यानी जूल प्रति कूलम, इसका मात्रक हो जाएगा विद्युत विभव का। तो ये क्लियर हुआ, ये तो अपने जनरली डेफिनेशन को यूज़ किया। अब अपने जो यहाँ चालक में अपवाह वेग, ठीक है, अपवाह वेग को अपन को स्टडी करना है। तो ये अगर फर्स्ट पाथ होगा, चालकों में जो अपवाह वेग हैं, यानी चालकों में जैसे ही विद्युत क्षेत्र फ्लो करवाए एंटर होगा, तो क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होने से चालक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रैंडमली अपनी पोजीशन कंटिन्यूस फॉर्म में चेंज करते रहेंगे। रैंडमली एक दूसरे से टकराएगा, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, और अपनी वेलोसिटी को क्या करेंगे, ट्रांसफर करते जाएंगे आगे से आगे, ठीक है। तो इन कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर क्या करेंगे, वो रोटेट करेंगे और अपनी स्पीड को क्या करेंगे, कंटिन्यूस फॉर्म में रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो ऐसे वो पाथ कौन सा होगा, पाथ कौन सा होगा, एक स्ट्रेट पाथ बनेगा इनके बीच में। कैसा पाथ बनेगा, एक स्ट्रेट पाथ बनेगा। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से वो गति करता रहेगा। तो जब चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है, लिखिए आप, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, जब चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो चालक में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है।
चालक में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करता है, एक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। आपको पता है जब कोई चार्ज होता है उस जैसे ही उसको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया जाता है तो ये अपना एक फील्ड कायम कर देता है, कल बताया था मैंने। तो ये अपना एक फील्ड बनाएगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इसने बना दिया। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उनके ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा। तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जो इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल, कौन सा फोर्स, विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत बल आरोपित करता है। ठीक है, विद्युत बल आरोपित करता है, जिससे क्या होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, त्वरित हो जाता है, एक्सीलरेट हो जाता है। ठीक है, एक्सीलरेट हो जाता है। एक्सीलरेट होने का मतलब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है, त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण, वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो यहाँ एक्सीलरेटेड, त्वरित हो गया, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी में क्या हुआ, चेंज हुआ। ठीक है, तो वेलोसिटी में चेंज हुआ, दैट मीन्स एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। फोर्स, जनरली फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, F इक्वल्स टू ma। ठीक है, तो F वेक्टर इक्वल्स टू ma वेक्टर, आप वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं है। F इक्वल्स टू ma, मुझे क्या करना है, क्या हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है, दैट मीन्स a का वैल्यू चाहिए। तो a वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया, F वेक्टर अपॉन m, F अपॉन m हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ए वेक्टर इक्वल्स टू F अपॉन m। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, चूंकि वी अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, सो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो गया, QE, F वेक्टर इक्वल्स टू QE। ये डेफिनेशन आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ रखी हैं। ठीक है, ये इधर वाला रफ कर रहा हूं मैं। F इक्वल्स टू क्या हो गया, QE हो गया। सेकंड को फर्स्ट के अंदर पुटअप कर दूं, वी पुट अप इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट एंड वी गेट, मुझे प्राप्त होता है, क्या प्राप्त हुआ, F इक्वल्स टू QE, एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन A वेक्टर इक्वल्स टू क्या बन गया मेरे पास, F की जगह आपको QE पुटअप करना है। देखो यहाँ पे QE, दैट मीन्स QE अपॉन M, ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। ठीक है, लेकिन अब आप देखो कि यहाँ पे गति कौन कर रहा है, किसके स्टडी कर रहे हैं। एक अपने पास इलेक्ट्रॉन था ऐसे, फिर वो इस डायरेक्शन में गया, फिर वो नीचे आया, फिर वो इधर गया, ये एक अलग अलग पाथ बनता चला गया। ठीक है, और गति कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। कौन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। अपने पास आवेश वाहक, चार्ज कैरियर कौन है आवेश वाहक, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो यहाँ जो चार्ज हैं वो क्या है, अपने पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। तो यहाँ पे Q की जगह आपको माइनस ऑफ E यूज़ करना है। इसके अंदर यूज़ करो, क्या बनेगा अपने पास टर्म, A वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ EE अपॉन M, समीकरण नंबर 4। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो देखो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन अपने लिख दी यहाँ पे। F इक्वल्स टू QE, पहले जनरल फॉर्म F इक्वल्स टू MA होता है, ये अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन से मुझे पता है। और उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब मैंने अप्लाई किया तो क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है दैट मीन्स उसमें चेंज हुआ। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड हो गया। इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड हुआ तो उसके अंदर वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से हो गया। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड हो गया वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या हो गई, F इक्वल्स टू QE। और F इक्वल्स टू QE, यहाँ Q मेरे पास चार्ज कैरियर है। चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे माइनस ऑफ E यूज़ करूँगा और उसके बाद में A इक्वल्स टू माइनस EE अपॉन M। यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद अपने को स्टडी करना है कि जो फर्स्ट जो होता है यहाँ जो वेलोसिटी होगा, सपोज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया
इस फील्ड को मैंने ऐसे ही रखा, इसको आप एक बॉक्स के अंदर बंद कर दीजिए, इसको मैंने ऐसे ही रखा और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो नहीं किया तो इसका मतलब ये जो पाथ है, पहले क्या होगा, ये आप चाहो तो 2 डायग्राम बना दो, एक और बना देता हूँ मैं यहाँ पे का। ये तो ये ऐसा का ऐसा ही है। इसके अंदर पहले अपन इसकी बात कर रहे हैं, यानी ये डायग्राम नंबर आपके फर्स्ट हो गया और ये आपके सेकंड हो गया, ठीक है। फर्स्ट के अंदर क्या है, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, यानी विद्युत क्षेत्र की क्या है, अनुपस्थिति है। विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित, अनुपस्थित का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ई कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। अब यहाँ जो फर्स्ट जो फील्ड होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सारे पॉइंट है, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इनफाइनाइट पोजीशन पे होंगे, तो उसके बारे में अपने को स्टडी करनी है। तो यहाँ जो फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कोई वेलोसिटी तो होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी जो आप 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, इन लॉज ऑफ न्यूटन्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। तो वहाँ इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग क्या होता है, u से डिनोट करते हैं, ठीक है। अंतिम वेग क्या होता है, v होता है। तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी इसकी u1 होगी, इसकी u2, u3, u4 ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन के वेग क्रमशः, आप चाहो तो रैंडमली यूज़ कर सकते हो वर्ड, तो क्रमशः क्या हो गया, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए u1 मैंने मान लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए u2, तीसरा u3, ऐसे इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन है तो un मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये तो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अनुपस्थित हैं। दूसरा, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र अप्लाई या लागू करने या ऑन करने पर या इलेक्ट्रिक फील्ड का स्विच मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया, यानी इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से फ्लो हो रहा है। अगर विद्युत क्षेत्र ऑन है तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, मूव करेगा स्ट्रेट पाथ में, और दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, टक्कर करेगा, इम्पैक्ट करेगा, कॉलिजन होगा, और कॉलिजन करके ये यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन है, इसका जो ओरिजिनल पाथ है वो अपने पाथ से क्या होगा, डाइवर्ट हो जाएगा, उस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, फिर वापस ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी जा सकता है, लेकिन उसी डायरेक्शन में नहीं जाएगा जिस डायरेक्शन से वो आ रहा है। तो वो इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा आगे, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपनी पाथ से क्या होगा, डाइवर्ट होगा। कौन डाइवर्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डाइवर्ट करेगा। और इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होती है, अभी बता दिया मैंने, 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये कहाँ होती है, कमरे के ताप पे। एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से वो दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ डाइवर्ट होगा, फिर ये इधर आएगा, किधर भी जा सकता है, लेकिन वो अपने ओरिजिनल पाथ में डाइवर्ट नहीं होगा। दूसरा, ये कर्व फॉर्म नहीं बनाएगा, हमेशा स्ट्रेट पाथ में गति करेगा जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे। और जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे तो उनके बीच की जो पथ होता है, उनके बीच के पथ को क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं या मुक्त पथ कहते हैं। अभी डेफिनेशन मैंने पहले लिखवा दिया है, ठीक है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र ऑन करने पर वो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी टकराएगा। दैट मीन्स यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पहुँच गया, तो इसने एक पाथ तय किया, और पाथ तय करने के अंदर क्या लगा, समय भी लगा। तो ऑन करने पर क्या होगा, एक पाथ तय किया, और उस पाथ के अंदर जो समय लगा, ऑन करने पर जो समय लगा, वो समय क्या हो गया, समय अंतराल जो हो गया, समय अंतराल, उसको मैंने τ1, τ2, τ3 ... τn से निरूपित किया है। ये ऐसे बनाना है टो, ठीक है। इसको बोलते हैं टॉ। एक्चुअल में ये सिंबल किसका होता है, टॉ। टॉर्क्यू का होता है, बल आघूर्ण का होता है। आपने 2 डायमेंशनल के अंदर फोर्स को पढ़ा है, और जब मैं 3 डायमेंशन के अंदर यानी त्रिविमीय निर्देशांक के अकॉर्डिंग अगर मैं फोर्स की स्टडी करता हूँ तो मैं गलत हूँ। त्रिविमीय निर्देशांक के अंदर फोर्स नहीं होता, कौन होता है, टॉर्क होता है, बल आघूर्ण होता है, बल नहीं होता। बल 2 डायमेंशनल, ये जो तल है यानी एक्स तल, एक्स प्लेन हो गया, दूसरा वाई, तो यहाँ फोर्स होगा। लेकिन अगर मैं 3D के अंदर बात करता हूँ एक्स वाई जेड, तो यहाँ टॉर्क की स्टडी करूँगा, ठीक है, फोर्स की स्टडी नहीं करूँगा। अगर फोर्स की स्टडी करते हैं तो गलत है। तो यहाँ ये टॉर्क को मैंने टाइम लिया है, ध्यान रखना, ये क्या है, टाइम है। τ1, τ2, τ3
डॉट डॉट टो एन तक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ये तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन है, तो यहाँ लिख दो ई ऑन है। तो ये आपको सेकंड डायग्राम बनाना है, ठीक है। सेकंड डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऑन है, ऑफ नहीं है। यहाँ ऑफ था तो ई इक्वल्स टू 0, यहाँ ई ऑन है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इनिशियल वेलोसिटी यू हो गया, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, कुछ तो होगी। तो फाइनल वेलोसिटी मैंने इसको कह दिया v1, ठीक है। दोनों के बीच में जो पाथ होगा उनके बीच में टाइम कितना लगा, τ1। फिर वो यहाँ से कहाँ आया, नीचे आया, तो ये u1 v1, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, ये वापस v1 कह दो आप इसको, तो इसको u2 हो गया, v2 u3 v3। तो इस तरीके से u क्या होगी, सारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, v क्या हो गई, v1 v2 v3 फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग, ठीक है। और τ1 τ2 इस लाइन के लिए, τ3 τ4, तो ये क्या हो गया, समय अंतराल हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शो कर देना, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा वहीं पे, ठीक है। मैं इसे रफ कर रहा हूँ। इक्वेशन आप नोट कर लीजिएगा। टोटल अपने पास अभी कितनी इक्वेशन आ गई, 4th इक्वेशन आ गई है। अकॉर्डिंग न्यूटन्स लॉ, या जो न्यूटन्स की जो इक्वेशन होती है, अकॉर्डिंग न्यूटन्स इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी हो गया, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गया, a क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, a त्वरण, और t टाइम, समय, ठीक है। या आप इसको सिंबॉलिक कर लीजिए, सिग्नेचर यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे मुझे स्टडी करना है कि अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा। वेलोसिटी तो अपन नॉर्मली स्टडी करते हैं, लेकिन माइक्रो लेवल पे स्टडी करना है तो अपवाह वेग क्या होगा। तो यहाँ जो v होगा उसको मैंने vd फॉर्म या v1 कह दीजिए आप फर्स्ट पार्टिकल के लिए, फर्स्ट और सेकेंड, यानी इस कंडीशन के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट के लिए v1 इक्वल्स टू क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी u1 होगा, प्लस a एक्सीलरेशन हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे सेम है। यहाँ इस वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक जा रही है, फिर वो यहाँ से यहाँ तक, तो वो क्या हो रही है, कंटिन्यूस फॉर्म में एक्सीलरेटेड हो रही है। अभी मैंने लैंग्वेज में लिखवाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही ऑन करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स को अप्लाई करेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स को अप्लाई करेगी तो वो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, एक्सीलरेटेड होगी। तो यहाँ ए फिक्स हो जाएगा, टी की जगह टी क्या है, टाइम, और यहाँ देखो मैंने टाइम को क्या एज्यूम कर रखा है, τ1 τ2 τ3। तो फर्स्ट के लिए क्या हो गया, a τ1, ठीक है। सिमिलरली v2 u2 प्लस a τ2, v3 तीसरी वेलोसिटी u3 प्लस a τ3। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता जाएगा, और कहाँ तक, n पार्टिकल, जब nth वेलोसिटी, जितने भी अपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, तो un प्लस a ऑफ τn, ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 5th, ठीक है। नोट कीजिए आप इसे। अब अपने को क्या करना है, अपवाह वेग, इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट मीन्स मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले बताया था क्या होता है। सारी जो वेलोसिटी होगी, एक एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी अलग है, इसकी अलग है, फिर इसकी अलग है, यहाँ से यहाँ तक अलग है। तो इन सब सारी वेलोसिटी को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास एक और नई वेलोसिटी आएगी, और उस नई वेलोसिटी का नाम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग, जो अपन स्टडी कर रहे हैं, जो आज का हमारा लेक्चर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या है, v इक्वल्स टू, वी समराइज ऑल इक्वेशन, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड इन सारी इक्वेशन को क्या करूँगा, समराइज करूँगा, एक साथ जोड़ूंगा। आप चाहो तो इस इक्वेशन को नाम दे दो, या सारी वेलोसिटी को एक साथ एक ऐड कर दो, तो वो ऐड करोगे तो एक नई वेलोसिटी आएगी, वो होगी वी डी। वी मीन्स वेलोसिटी, डी मीन्स ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग, इसको हिंदी में कहेंगे अपवाह वेग, अंग्रेजी के अंदर जो नाम होगा वो क्या होगा, इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वी डी इक्वल्स टू क्या हो गया, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn, ठीक है। इन सारी वेलोसिटी का क्या हो गया, सम हो गया। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक एवरेज फाइंड आउट कर लिया। दूसरा, एवरेज फाइंड आउट किया तो क्या होगा, जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसका डिवाइड भी करेंगे, तो कितनी टर्म्स हैं अपने पास, n टर्म है,
तो यहाँ मैंने n से डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ 3 टर्म होती तो 3 से डिवाइड कर देता। क्लियर है? तो यहाँ से v1 की वैल्यू देखो, यहाँ से उठाओ u1 प्लस 8O2, तो vd इक्वल्स टू u1 प्लस 8O1 सेकेंड के लिए, ये फर्स्ट की है। v2 के लिए u2 प्लस 8O2 प्लस u3 प्लस 8O3। सिमिलरली इनफाइनाइट तक आप मेंशन कर सकते हो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n है। दैट मीन्स vd इक्वल्स टू जो आपके सेम फिगर हैं u1 u2 u3 un क्या है, इनिशियल वेलोसिटी un प्लस 8O(n) दिख रहा होगा आप, आई थिंक आप सभी को। तो ये u1 की जो टर्म है इन सबको मैं एक साथ समराइज कर लेता हूँ। तो यहाँ से u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट un प्लस 8O1 8O2 8O3, दैट मीन्स ए जो है एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, सब में समान है। तो एक्सेलरेशन को मैं बाहर ले लेता हूँ, अंदर क्या बच गया τ1 प्लस τ2 τ3 डॉट डॉट τn और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज n। तो u1 ये n अभी दोनों टर्म के नीचे हैं, इसको आप क्या करोगे फ्रैक्शन बना दो, अलग अलग सेपरेट कर लो। तो u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट un डिवाइडेड बाई n प्लस a बाई n τ1 प्लस τ2 प्लस τn। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? n को मैंने दोनों टर्म के नीचे सेपरेट कर दिया। तो u1 ये मेरे पास vd हो गया। इसको इक्वेशन नंबर कितनी इक्वेशन हो गई अपने पास 5, ये नंबर 6, ठीक है। इक्वेशन 6 के अंदर चूंकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, अनियमित है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, हमेशा जब पार्टिकल रोटेट होना शुरू होता है, मैं यहाँ से जस्ट चलना शुरू होगा तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी पहले क्या थी, बिल्कुल जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग क्या हो गया, जीरो हो गया। इनिशियल वेलोसिटी जब पार्टिकल क्या होता है, रोटेट होना शुरू होता है, तो प्रारंभिक वेग यानी u जीरो, तो u जीरो दैट मीन्स u1 u2 u3 un अप टू un, ये सारी वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो यानी ये जो पूरी टर्म होगी वो अपने पास क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, गायब हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद में तो यानी आप इसको u एवरेज नाम दे दीजिए। u एवरेज का मतलब सारे नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पैरामीटर, यानी n पैरामीटर है और ऊपर नंबर ऑफ टर्म्स un तक मैंने ऐड कर रखा है। सेकेंडली क्या है अपने पास, टाइम। तो यहाँ पे एवरेज टाइम यानी इसको अपन हिंदी में कहेंगे संकट काल, माध्य संकट काल, माध्य संकट काल या समय एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ टाइम एवरेज कितना हो गया, टो एवरेज इक्वल्स टू τ1 प्लस τ2 प्लस τn डिवाइडेड बाई n, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर दे दीजिए 7, दोनों को कंबाइंड। 7 को 6 में रखिए, u तो कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, 0 हो गया। τ1 τ2 τn इस पूरे को भी इसके नीचे रख दीजिए, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, टो एवरेज। क्लियर है यहाँ तक? समझते जाना, डेरिवेशन अगर एक बार चूक गया वापस समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ ये, अगर प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो पॉज करके पहले ही इतना स्टडी कीजिए, ठीक है। तो वी डी इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास, u तो 0 हो गया, फिर उसके बाद में a और τ1 τ2 τn अपॉन n कितना हो गया, टो एवरेज, ये हो गया टो एवरेज। दैट मीन्स वी डी इक्वल्स टू मेरे पास आ गया a टो एवरेज। क्लियर है? ये टॉप एवरेज हो गया। ये एक मेरे पास इक्वेशन आ गई और इस इक्वेशन को मैंने 8 नंबर नाम दे दिया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना। एक्सेलरेशन अभी आपने इक्वेशन आई थिंक 5 या 4 के अंदर कैलकुलेट किया था, फर्स्ट लॉ एफ इक्वल्स टू एम ए से। तो एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू क्या आया, माइनस ई अपॉन एम, यही आई थी ना इक्वेशन। तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को क्या करोगे आप, इसके अंदर पुटअप कर दीजिए। तो यहाँ से वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना आ गया, माइनस ई अपॉन एम और टो एवरेज माइनस ई इलेक्ट्रॉन हो गया, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन कर दीजिए। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र।
टो एवरेज क्या है, संगत काल, यहाँ मैंने लिख रखा है। एम क्या हो गया, किसी भी कण का द्रव्यमान, यानी इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला फाइनलाइज होके क्या आ गया, वी डी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई अपॉन एम टो एवरेज। तो ये अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी अफवाह वेग का फॉर्मूला आ गया। डेफिनेशन तो अभी मैंने कहा था फॉर्मूले डिराइव करके फिर अपन क्या करेंगे, इसको लैंग्वेज फॉर्म में डिफाइन करेंगे। तो लैंग्वेज फॉर्म में डिफाइन करो इसको, क्या होगा, क्या कैसे बनेगी इसकी लैंग्वेज, क्या किया अपन ने, जो काम किया वो सारा लैंग्वेज के अंदर डिफाइन करना है। दैट मीन्स सारी वेलोसिटी जितनी भी वेलोसिटी थी अपने पास, वो उन सब का क्या करना है, उन सब का क्या करना है, सम लेना है। विद्युत क्षेत्र के कारण किसी निश्चित दिशा में प्राप्त वेग का, ये क्या वेलोसिटी यानी सारी वेग ही हुए, ये यहाँ से देखो एक्सीलरेशन यानी वेग में परिवर्तन। तो विद्युत क्षेत्र के कारण किसी निश्चित दिशा में प्राप्त वेग का, जो भी वेलोसिटी, जैसे फर्स्ट के लिए अपने पास v1 आया था, सेकंड के लिए v2, v3, सिमिलरली vn। तो प्राप्त वेग, निश्चित दिशा में प्राप्त वेग का औसत मान, और फिर अपन ने क्या किया था, सबको ऐड करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दिया। तो औसत मान को अपवाह वेग, इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो वी डी इक्वल्स टू माइनस ई तो ये अपने पास फाइनलाइज होके फॉर्मूला आ गया, माइनस ई अपॉन एम इंटू टो एवरेज, ठीक है। ये आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फाइनल फॉर्म जो अपने पास बन के आ गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन एम टो एवरेज। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप इसके ऊपर वेक्टर लगा दीजिए, ये अपने पास वेक्टर, ये इलेक्ट्रॉन खुद एक नंबरिकल क्वांटिटी है, मास नंबरिकल क्वांटिटी, और टाइम भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, आप तो एवरेज लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म भी लगा सकते हो, लेकिन अपने को नहीं लगाना, यहाँ डॉट प्रोडक्ट रहने दो, ठीक है। तो वी डी इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन एम टो एवरेज, यहाँ से एक न्यूमेरिकल कन्फर्म आएगा। ये पूरा डेरिवेशन बहुत बार एग्जाम में पूछता है, एक साल नहीं दूसरे साल कन्फर्म आता है, 3 मार्क्स का यहाँ से डेरिवेशन आएगा ये। तो पूरा अच्छे से लिख लेना, नोट कर लेना, नोट्स बना लेना, और प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शो कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।